हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर को शुरू कर चुके थे और जिसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हम आज के सेशन में समझ रहे हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज लाइव सेशन था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है टेक्निकली, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, अनअकैडमी प्लस को अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं देन यूज रेफरल कोड रैंक 10। रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हो और साथ ही में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी ई-पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्लस के क्या आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लोग पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपनी तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, हर तरीके की फैसिलिटी वहां पे उपलब्ध है। इंटरव्यू सेशंस होते हैं, मोटिवेशन सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग रखे गए हैं, ऑप्शनल और सीसेट भी साथ में ही कवर्ड है। मींस जब आप 2-2 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूट पे देते हो तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, प्री मेंस, इंटरव्यू, सीसेट को कवर करने के लिए, यहाँ पे कुछ हजार के अंदर आप लोगों की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। यूज रेफरल कोड रैंक 10 टू गेट 10% डिस्काउंट। तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझा था, कंपोनेंट्स क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, स्कोप क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है, पर्माकल्चर किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे फायदेमंद होता है। फिर हमने प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं उन्हें जाना था, कौन कैसे हेल्प करते हैं वो समझा था, मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का रोल क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, और अलग अलग ऑर्गेनिक मेन्योर्स के टाइप्स कौन से हैं वो हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद हमने बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में समझा था, नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरियाज कौन से हैं वो जाना था, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है उसे समझा था, वीड्स के हार्मफुल और पॉजिटिव और डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को देखा था, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल, ड्रिप, टेरेसिंग, ये सब क्या होता है इसके बारे में जाना था। फिर हमने सॉइल के डिफरेंट होराइजन्स के बारे में जाना था, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज मिलेगी, उन सब चीजों को जाना था। और फिर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे सलाइन सॉइल क्या है, सॉडिक सॉइल क्या है, कैल्सेरियस सॉइल क्या है, एल्फी सॉइल क्या है, एरिडिसॉइल क्या है। आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है व्हाट इज पोडजोलाइजेशन। मीन्स बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन चीजों की बारीकियों को देख लेते हैं। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में से यहाँ तक समझा था कि एल्फीसोल क्या है। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि एरिडिसोल क्या है। आपको नाम से ही पता लग रहा है, एरिडिटी मीन्स सूखा पड़ जाना किसी चीज के लिए। तो जब मिनरल सॉइल्स जो है उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, मतलब वो एरिड हो जाती है, उसे एरिडिसोल कहते हैं। और ये डेजर्ट सॉइल भी कहलाती है। ये डेजर्ट सॉइल है क्योंकि डेजर्ट में ही मॉइस्चर की कमी होगी। अगली जो टर्म है पोडजोलाइजेशन। पोडजोलाइजेशन, पोडजोल क्या होता है, एसिडिक सॉइल को पोडजोल्स कहते हैं। एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल मींस जब उसके अंदर से जो अल्कलाइन तत्व है, जो अल्कलाइन एलिमेंट्स है, वो लीच आउट हो जाए, वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ये नेगेटिव है कैल्सिफिकेशन का। कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम को ऐड किया जाता है। लेकिन पोडजोलाइजेशन के अंदर क्या है, जो कैल्शियम है वो सॉइल से रिमूव हो जाता है। मींस जो कैल्शियम सॉइल को बेसिक बनाता है, वो सारी बेसिसिटी सॉइल की रिमूव हो गई, यानी क्षारीयता जो थी मिट्टी की वो सब चली गई और सिर्फ एसिड बच गया पीछे। इसे पोडजोलाइजेशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोडजोल्स या पोडजोलिक सॉइल्स। मींस एसिडिक सॉइल का बनना पोडजोलाइजेशन कहलाता है। इसके अंदर से जितना कैल्शियम है, यानी जो कैल्शियम के एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम कंपाउंड्स हैं, वो सब लीच आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं वहां से। इसे पोडजोलाइजेशन कहते हैं। ग्लेजेशन क्या होता है, देखिए ग्ले फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपकी मान लीजिए पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक है जिससे कटाव हो के मिट्टी बनी है। इसके ऊपर ग्ले फॉर्मेशन हो जाता है। ग्ले फॉर्मेशन क्या होता है, मींस ऐसी किसी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाना जिसके अंदर पानी ज्यादा है, जिसके अंदर वाटर लॉगिंग ज्यादा है। अब वाटर लॉगिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है वहां पे पोर्स के अंदर पानी भर चुका होगा, मींस वहां पे एयर की कमी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस तरीके की फॉर्मेशन को जब लास्ट में मींस पेरेंट रॉक के ऊपर ग्ले का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कुछ ऐसे ग्रे कलर की सॉइल आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है और जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उसे ग्लेजेशन प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको ये लिख के बताया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको ये शो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इस तरीके की नीचे पेरेंट रॉक होगी जहां से सॉइल बनी है, जिसकी सॉइल बनी है, और इसके ऊपर ये इस तरीके से कुछ ब्लूइश ग्रे कलर का ग्ले फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर वाटर लॉगिंग है और ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम है जहां पे, इसे ग्लेजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लेटराइजेशन। क्या है? लेटर का मतलब होता है ब्रिक फॉर्मेशन, ब्रिक्स, टाइल्स, मतलब कुछ हार्ड सॉइल का बनना लेटराइजेशन कहलाता है। देखिए क्या होता है, जब हैवी रेन आ रही है, जब बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, तो जितने भी मिनरल्स हैं वो वॉश आउट हो गए वहां से, ठीक है। जो क्ले है वो रह जाएगी, जो क्ले है सिर्फ वो रह जाएगी बी होराइजन के अंदर। पानी आया, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, बी होराइजन तक पहुंचा। आपको होराइजन याद है ना, हमने सॉइल के होराइजन पढ़े थे, ठीक है, हमने सॉइल के होराइजन पढ़े थे। मींस एक्सेस ऑफ वाटर आ रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से बी होराइजन तक सारा वाटर जो है वो पहुंच चुका है, और जिसकी वजह से जो क्ले है सिर्फ वो रह गई वहां पे। क्ले रह जाने की वजह, जितने मिनरल्स थे वो सब लीच आउट हो गए, ठीक है। और क्ले रह जाने की वजह से जब वो ड्राई होगी, जब वो सॉइल ड्राई होगी, उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, और उस हार्ड सॉइल का बनना क्या कहलाता है? लेटराइजेशन। मींस ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट रिमूव्स सिलिका इंस्टेड ऑफ सिक्वे ऑक्साइड। सिक्वे ऑक्साइड क्या होता है? इसे क्ले को कहते हैं। इंस्टेड ऑफ क्ले, क्ले नहीं रिमूव हुई है, सिलिका रिमूव हो गया या अदर मिनरल्स रिमूव हो गए हैं। और क्ले का आपको पता है जब ये हार्ड होती है, जब ये ड्राई होती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ब्रिक की फॉर्मेशन में बदल जाती है, और इसे लेटराइजेशन कहा जाता है। सैलिनाइजेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्ट्स को सैलिनाइजेशन कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, पोटेशियम, इन सब का सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना सैलिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये कैपिलरी एक्शन से भी होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? पाइप एक्शन। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, दैट इज अ कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा स्टेम का या क्रॉप्स का, वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब ऊपर खींच लेते हैं, जिसे कैपिलरी राइज कहा जाता है। तो सैलिनाइजेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि आसपास कुछ ओशियन है, कोई सी है, इसके वाटर से सॉल्ट्स का एब्जॉर्ब होना इन स्टेम्स के थ्रू सैलिनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। सॉइल में सॉल्ट्स का मिलना। डीसैलिनाइजेशन क्या है? सॉइल्स में से सॉल्ट्स का रिमूव होना। इट इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट्स। रिमूवल ऑफ एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट्स कहलाता है डीसैलिनाइजेशन। लीचिंग प्रोसेस से, जब उसके अंदर बहुत सारा पॉन्ड वाटर आप लोग डाल रहे हो, जब उसके अंदर बहुत सारा पानी जब आप ऐड कर रहे हो, आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास किसी ग्लास के अंदर कुछ आपके पास गंदा पानी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा सैंड मिला हुआ है। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर अगर साफ पानी को डालते रहेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे वो गंदा पानी जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। सेम प्रोसेस डीसैलिनाइजेशन के अंदर होता है। सोल्यूबल सॉल्ट्स उसके अंदर मिले हुए सॉइल के अंदर, अब आप क्या कर रहे हैं, पॉन्ड वाटर को एक्सेस में सॉइल के अंदर मिलाते जाएंगे तो जितने सॉल्ट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नाउ सोलोनाइजेशन एंड सोलोडाइजेशन, ये डी है, ये एन है, दोनों में क्या फर्क है? सोलोनाइजेशन को कहते हैं एल्कलाइजेशन और सोलोडाइजेशन को कहते हैं डी एल्कलाइजेशन। सोलोनाइजेशन देखो क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का सॉइल में मिलना प्लस होना सोलोनाइजेशन कहलाता है। जितना ज्यादा सोडियम मिलेगा उतनी ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी जो मिट्टी है वो, ठीक है। तो सोलोनाइजेशन क्या है? सोडियम आयंस का एक्यूमुलेट होना। सोलोडाइजेशन क्या है? रिमूव होना सोडियम आयन का। सोडियम आयन का मिट्टी में से खत्म हो जाना, हट जाना, सोलोडाइजेशन कहलाता है। इसे डी एल्कलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि सॉइल जो है एसिडिक की तरफ मिल जाती है, एल्कलाइन नेचर यानी जो उसका बेसिक नेचर है वो खत्म हो जाता है। ऐसा कब होगा? सोडियम आयन कैसे रिमूव होंगे? जब आप उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस को मिक्स कर देंगे। सॉइल के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक चीज याद रखना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। अब जब आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, सॉरी एसिडिक नेचर के होते हैं, जब आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिलाते चलेंगे वहां पे जो एक्सेस ऑफ सोडियम है वो वॉश आउट हो जाएगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता यानी एक्सेस हो जाएगा सॉइल के अंदर। सॉइल डी एल्कलाइज हो जाएगी, सॉइल डी एल्कलाइज हो जाएगी, मींस बेसिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को, सोडियम के हटने को और कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिलने को क्या कहा जाता है? सोलोडाइजेशन।
नाइजेशन में सोडियम आयन को ऐड किया जा रहा है, सोलोडाइजेशन में सोडियम आयन को रिमूव किया जा रहा है यूजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। आगे जो टर्म है दैट इज डेजर्टिफिकेशन, नाम से ही पता लग रहा है। डेजर्टिफिकेशन मतलब सोयल का एरिड हो जाना, सोयल का शुष्क हो जाना, सूखा हो जाना। प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड लैंड फॉल्स बाय एटलीस्ट 10% ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान की एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से जब सोयल का एरिडिफिकेशन हो रहा है उसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे पता लगेगा आपको सोयल जो है वो डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, सोयल का नेटिव वेजिटेशन का लॉस होने लगेगा, मतलब वहां पे जो वेजिटेशन होती थी, वहां पे जो जैव विविधता होती थी उसका लॉस होने लग गया है। विंड इरोजन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है गीली मिट्टी चिपकी रहेगी, जबकि जब वो ड्राई हो जाएगी तो इरोजन आसानी से होगा, सोयल विंड इरोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर टेबल जो है नीचे चला जाएगा। अगर ये पूरी सॉइल थी, पहले यहां तक वाटर टेबल आता था, वो वाटर टेबल डिक्रीज होके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो एयर है वो सारी सॉइल है वो सारी ड्राई हो चुकी है। ठीक है, रेमेडिएशन क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हो, ओवर ग्रेजिंग को कम कर दो, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करो और प्लांट्स जो है वो ज्यादा लगाओ। ठीक है, प्लांटिंग जो है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म की मत करो, इरिगेशन या माइनिंग मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर मत करो। ये सब चीजें डेजर्टिफिकेशन को रेमिडिएट करती है, यानी उसका सॉल्यूशन करती है। नाउ द टर्म इज सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन डेफिनेशन है वाटर दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल एंड इवोपरेट्स लीव्स बिहाइंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द टॉप सॉइल। क्या होता है, मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल के अंदर बहुत सारा वाटर हमने ऐड किया, बहुत सारा वाटर ऐड किया, इस वाटर को सॉइल ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जबकि ये वाटर जो है एब्जॉर्ब ना होके इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो गया यानी अवशोषित हो गया, मतलब उसका वाष्पीकरण हो गया, वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में बदल गया। अब वाटर के अंदर जितने मिनरल्स थे वो सब सॉइल के अंदर रह जाएंगे, या वाटर के अंदर जितने सॉल्ट कंटेंट थे वो सब ऊपर की सरफेस के ऊपर रह जाएंगे। इस चीज को क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन मतलब सॉइल का सलाइन हो जाना, सॉल्ट्स का ऐड हो जाना टॉप सॉइल में। सिम्टम्स क्या है, क्या दिखेगा आपको कि इसके अंदर सैलिनाइजेशन हो चुका है, जो प्लांट की लाइफ है वो कम हो जाएगी, यील्ड जो है, जो उत्पादक क्षमता है, जो प्रोडक्शन एबिलिटी थी मिट्टी की वो कम हो गई, मींस सैलिनाइजेशन हो चुका है सॉइल का। वाटर लॉगिंग क्या होती है, वाटर लॉगिंग देखो पंजाब जैसे एरिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर का लॉग हो जाना, वाटर का इकट्ठा हो जाना, सॉइल के अंदर एक्सेस वाटर का सेचुरेशन हो जाना, मतलब एक्सेस वाटर ऐड हो जाना। अब सॉइल के अंदर जब आप बहुत ज्यादा पानी को ऐड कर देते हैं ना, तो क्या होता है, सॉइल के जो पोर्स हैं उसके अंदर वाटर भर जाता है, और जिसके जो सॉइल के पोर्स हैं वाटर ज्यादा होने की वजह से वहां पे एयर नहीं रहती, वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहती, जिसकी वजह से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसे वाटर लॉगिंग की समस्या कहते हैं। जितनी रूट्स है प्लांट की वो खत्म होने लगती है, वो मरने लगती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सीधी सी बात है, आप ओवर पानी पी के देख लीजिए, बहुत सारा पानी आप पी गए तो जो आपकी हालत होगी वही प्लांट्स की हालत हो रही है। इसे वाटर लॉगिंग की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, लोम सॉइल कैसी होती है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट और ह्यूमस रिच वाली सॉइल होती है। इसकी जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा होती है, लोम सॉइल। लोमी सॉइल इज अ गुड सॉइल, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, ह्यूमस ज्यादा होगा। अगर टॉप सॉइल ब्राउन या ब्लैक कलर का है तो उसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा पाएगा। ठीक है, अगर टॉप सॉइल ग्रे कलर का है तो येलो या रेड, ग्रे येलो या रेड है तो इट मीन्स वो ऑर्गेनिक मैटर की पुअर है, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होंगे, वो एसिड टाइप की सॉइल होगी, अच्छी सॉइल नहीं होगी। क्या पहचान है सॉइल की, अगर टॉप सॉइल ब्राउन या ब्लैक है इट मीन्स नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है और वो गुड क्रॉप्स के लिए गुड है। अगर सॉइल का कलर ग्रे येलो या रेड है इट मीन्स जो क्रॉप का कलर, जो क्रॉप सॉइल का कलर है वो बता देगा कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है और क्रॉप्स के लिए ये अच्छी नहीं है। ठीक है, लोमी सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो सकता है, मतलब पानी आसानी से जा सकता है, एयर आसानी से जा सकती है, इसकी ड्रेनिंग अच्छी है, ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी है लोम सॉइल की। मींस इन टोटल लोम सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप्स देन क्ले सॉइल। अब इरोजन होता है, इरोजन होता है सॉइल का। ठीक है, सॉइल का इरोजन होता है, इरोजन का लेवल होता है, पहले कौन सा इरोजन होगा फिर कौन सा इरोजन होगा, तो उन स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले होगा स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन क्या होता है, मिट्टी से सॉइल का उखड़ना, मतलब डिटैच हो जाना सॉइल का मिट्टी से, अभी वो कहीं गई नहीं है,
अभी वहीं पे ही है, लेकिन मतलब जो लैंड है वहां से सॉइल का पार्टिकल डिटैच हो चुका है, इसे स्प्लैश इरोजन कहा। सेकेंड लेवल आएगा शीट इरोजन। शीट इरोजन के अंदर क्या होगा, अब जो ये डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ मिल गए और रन ऑफ हो गया, मतलब पानी में घुल गए, ऊपर से बारिश आ रही है, पानी में ये सॉइल के डिटैच्ड पार्टिकल्स मिल गए और उनका पानी के साथ रन ऑफ हो गया, वो पानी के साथ बह गए, इसे शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, स्प्लैश इरोजन के बाद होगा शीट इरोजन। रिल इरोजन जो है देख नहीं पाएंगे हम, लेकिन फिर भी ये अपनी कुछ छाप छोड़ जाएगा। रिल इरोजन के अंदर क्या होगा, जब बहुत सारा पानी ऊपर से आ रहा है, बहुत सारा पानी, हैवी रेन हो रहा है, रेन का जो वॉल्यूम है वो एक्सेलरेट हो रहा है, उस टाइम क्या होगा, जो शीट इरोजन हुआ था, शीट इरोजन का एक्सेस होना, शीट इरोजन जब एक्सेस में हो रही है उसे हम क्या कह देंगे, रिल इरोजन हो गया। और गली इरोजन के अंदर क्या होता है, आप देख रहे हैं इस तरीके के गड्ढे बन जाना, मतलब इस सारी मिट्टी जो है वो बह गई पानी के साथ, इस तरीके की इरोजन को गली इरोजन कहते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल की इरोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा स्प्लैश इरोजन, फिर होगा शीट इरोजन, फिर होगा रिल इरोजन और फिर होगा गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन जो है वो एडवांस्ड स्टेज है वाटर इरोजन की, एडवांस्ड स्टेज है। एडवांस्ड आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा गहरा गड्ढा इसने खोद दिया है, मींस इतना ज्यादा सॉइल का कटाव हो चुका है। ये एक्सट्रीम लेवल की है गली इरोजन। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का बनना, अमोनिया का बनना एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरियाज का यूज करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जब डिकम्पोज करते हैं तो उसके अंदर से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को ही अमोनिफिकेशन कहा जाता है। बॉर्डर क्रॉपिंग क्या है, आप प्लॉट्स के, मान लीजिए आपका ये कोई प्लॉट है पूरा, इस प्लॉट के बॉर्डर्स के ऊपर जब आप क्रॉप्स उगा देते हैं, आपने देखा होगा कुछ घर के लॉन्स के चारों तरफ यहाँ पे कुछ अलग तरीके की, कहीं पे धनिया लगा हुआ है, कहीं पे बथुआ लगा हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें जो है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स इस बॉर्डर के ऊपर उगाई जाती है, इसे ही बॉर्डर क्रॉपिंग कहा जाता है। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या होता है, बॉर्डर्स पे या लैंड पे पूरा इस तरीके से कुछ अलग अलग रोज बना देना और इन रोज को खोद देना, इन रोज को नीचे तक गहराई तक खोद देना और इनके अंदर पानी भर के इनके अंदर क्रॉप्स को लगाना, स्ट्रिप्स बना देना, अलग अलग रोज बना देना, इसको बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन कहा जाता है। एलिलोपैथी क्या होता है, इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ओवर द अदर क्रॉप स्पीसीज। किसी भी प्लांट का दूसरी क्रॉप स्पीसीज के ऊपर, चाहे वो डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है, इसे एलिलोपैथी कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ओवर अदर क्रॉप स्पीसीज। ठीक है, किस तरीके से, मान लीजिए कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ये किसी दूसरी क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसकी रूट्स से जो टॉक्सिक होगा, जो टॉक्सिसिटी होगी इसकी रूट्स में, वो रूट्स की टॉक्सिसिटी क्रॉप्स तक पहुंच जाएगी जो क्रॉप्स इस प्लांट के पास लगी हुई है। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इस प्लांट का इस क्रॉप पे होना एलिलोपैथी कहलाता है। कंटोर फार्मिंग क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, स्लोपी हिल्स के ऊपर उनकी स्लोप्स को एज अ स्ट्रिप फॉर्मेशन के अंदर क्रॉप्स उगा देना कंटोर फार्मिंग कहलाती है। इट इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अक्रॉस स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन काउंटर लाइन। एलिवेशन को, एलिवेशन पे प्लो लगाना, एलिवेशन पे यानी जो चढ़ाई है उसके ऊपर ऐसे स्लोपी एरिया में कुछ रोज बना के क्रॉप्स करना, क्रॉप उगाना कंटोर फार्मिंग कहलाता है। स्लोपी एरिया के अंदर, हिली एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हार्ड पैन क्या है, सॉइल प्रोफाइल में, सॉइल प्रोफाइल के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा कठोर और इम्परमिएबल, मतलब जिसके अंदर से कुछ भी पेनिट्रेट ना हो सके, ऐसी लेयर का बनना हार्ड पैन कहलाता है। आपने सॉल्ट पैन एक नाम सुना होगा। सॉल्ट पैन क्या होता है, सॉइल के ऊपर जितना पानी था वो तो इवेपोरेट हो गया और पीछे सॉल्ट रह गया, इसे सॉल्ट पैन कहते हैं। इसी तरीके से हार्ड पैन क्या है, सॉइल प्रोफाइल में कुछ ऐसी हार्ड और इम्परमिएबल लेयर का बनना, जैसे क्ले लाइक मटेरियल का बनना, उसे हार्ड पैन कहा जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल्स भी होते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो
तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ केमिकल्स को नहीं लेंगे, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करे, जैसे ऑक्सिन, जैसे साइटोकिनिन, जैसे गिबरलिन, ये सब क्या है, ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट सन लविंग होते हैं, जो प्लांट सन लविंग होते हैं मींस दे नीड इंटेंस लाइट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, जैसे राइस, जैसे व्हीट, जिनको बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट की ज़रूरत है डेवलपमेंट करने के लिए, उन्हें हेलियोफाइट कहा जाता है। शियोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो शेड लविंग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती खुद को उगाने में, उसको स्कियोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो हेलियोफाइट्स जिनको बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट की जरूरत है, और स्कियोफाइट्स जिनको शेड की जरूरत है, छाया की जरूरत है उगने के लिए, मतलब उनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है डेवलप करने के लिए। हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है, ट्रोपिज्म आपने क्लास 9th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट होता है। हेलियोट्रॉपिक, हेलियो मीन्स सन, हेलियो मीन्स सन, आप फोटोट्रॉपिक भी कह सकते हो इसको। हेलियो, यहाँ पे भी हेलियो शब्द पढ़ा था, दोनों ही सन से रिलेटेड है। मीन्स जब प्लांट सन के साथ साथ मूवमेंट कर रहा है, आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर क्या होता है, जैसे जैसे सन की डायरेक्शन जिधर जिधर चेंज होती रहेगी, सनफ्लावर की मूवमेंट भी उधर उधर चेंज होती रहती है। इसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। मीन्स टुवर्ड सन प्लांट की मूवमेंट होना हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ, ट्रोपिज्म मीन्स वही मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट। जियोट्रोपिज्म में क्या है, अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना जियोट्रोपिज्म कहलाता है। अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना। देखिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी क्या कहती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ फैल रही हैं, रूट्स नीचे की तरफ फैल रही है, मींस रूट्स क्या दिखा रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी खींच रही है उसी डायरेक्शन में रूट्स का बढ़ना जियोट्रोपिज्म कहलाता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जबकि स्टेम को आप देख रहे हो, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को दिखा रहा है। ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जियोट्रोपिज्म क्या कर रहा है, जियोट्रोपिज्म यानी अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कह रहे हैं। ठीक है, रूट्स क्या दिखा रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी उन्हें बुला रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होना। इसके बाद ह्यूमस क्या है, ब्राउन और ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके अंदर कुछ ना कुछ या तो पार्शली या कंप्लीटली डिकेड वेजिटेबल है, जिसके अंदर एनिमल मैटर्स है, मतलब ऐसा ब्राउन या ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके अंदर डिकम्पोज्ड मटेरियल है, उसे ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस जब सॉइल के अंदर ऐड होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। मल्चिंग क्या होता है, पूरी सॉइल की सरफेस को कवर कर देना प्लांट रेजिड्यूज से, स्ट्रॉ से, लीव्स से, प्लास्टिक फिल्म से, ताकि इवेपोरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि वीड की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सॉइल की सरफेस को प्लांट रेजिड्यू से, स्ट्रॉ से, लीव्स से या प्लास्टिक फिल्म से कवर कर देना ताकि इवेपोरेशन ना हो सके, जो वीड की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, और सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसे मल्चिंग कहा जाता है। क्वेश्चन बन चुका है एक बार प्रीलिम्स में, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ मल्चिंग, इट रिड्यूसेस इवेपोरेशन, सही है, इट रिस्ट्रिक्ट्स वीड ग्रोथ, सही है, इट इनहेंस द लाइफ ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही है, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये भी सही है, उसका ऑप्शन था डी, सभी स्टेटमेंट सही है। पडलिंग क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इट इज द प्लोइंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन स्टेगनेटेड वाटर कंडीशन। मीन्स हमने पहले भी पढ़ा था, ये कोई लैंड है, इस लैंड के अंदर वाटर को स्टेगनेट कर दिया, मतलब बहुत सारा पानी भर के छोड़ दिया, खड़ा पानी है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पानी को भर के और इसके अंदर प्लोइंग करना, इसकी जुताई करना, ठीक है, मतलब क्या है, जब तक सॉइल जो है वो स्मूथ ना रहे तब तक इसको प्लो करते रहेंगे हम, वाटर स्टेगनेंट है और फिर इसकी प्लोइंग कर रहे हैं, मीन्स जब तक सॉइल स्मूथ ना हो जाए उसको प्लो करते रहो। ठीक है, खड़े पानी में स्टेगनेटेड वाटर कंडीशन, ये इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि पानी वहां पे होना चाहिए, इसे पडलिंग कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, एक ओल्ड प्रैक्टिस है। कुछ ट्राइबल्स या जितने भी लोग थे प्रिमिटिव ओरिजिन के, वो क्या करते थे, वो एक जगह खेती की, फिर उस जगह को जला दिया और फिर उस दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गए, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसे बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया इनके नाम अलग अलग है।
सब्सिडियरी फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग कहाँ करना? किसी रिवर बैंक पे, नदी के किनारे फार्मिंग करना और साथ साथ में गैदरिंग या हंटिंग का काम भी करना, जो आदि मानव करते थे उसे सब्सिडियरी फार्मिंग कहते हैं। गैदरिंग भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं और फार्मिंग भी कर रहे हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? जब किसान खुद के खाने के लिए फार्मिंग कर रहा है, अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरी करने के लिए खेती कर रहा है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर रहा, उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ये आपका पूरा एग्रीकल्चर का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है, सॉरी, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है। 1980 में ये सिस्टम इमर्ज हुआ और इसके अंदर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है मोर विद लेस, मतलब कम चीज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनहेंस करना, ज्यादा आउटपुट लेना कम इनपुट से। एसआरआई के अंदर ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी प्रैक्टिसेस का। किस तरीके की प्रैक्टिसेस का? कैसे तो नर्सरी मैनेज करनी है, मींस कैसे एक एरिया मैनेज करना है जहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। किस समय ट्रांसप्लांट करना है? आपको पता होगा जो राइस है, राइस की छोटी छोटी पानी के अंदर पौध लगती है नर्सरी में। नर्सरी के अंदर राइस के छोटे छोटे ऐसे पौधे लगे जाते हैं और फिर उन पौधों को फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है और फिर उनकी वाटर या वीड मैनेजमेंट होती है। तो इस तरीके से राइस को कल्टीवेट किया जाता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है? ताकि राइस का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ सके, नर्सरी को अच्छे से मैनेज करना, किस समय उन्हें ट्रांसप्लांट करना है, उनकी वाटर या वीड को मैनेज करना, इन सब प्रैक्टिसेस को एक साथ करना ही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहलाता है। इसके अंदर सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं आएंगी। इट इज नॉट फिक्स्ड पैकेज फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बट अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। किन किन 4 मेन कंपोनेंट्स को देखेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इसका प्लांटिंग मेथड क्या है, ये वीड कंट्रोल कैसे करेगा, इसके अंदर वाटर इरिगेशन को मैनेज किया है या नहीं किया है, ये सब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, क्या है हमने देख लिया। अब एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम अपने चैप्टर नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक्ट्स एंड पॉलिसीज। देखिए, सबसे जो जबरदस्त जो मतलब इंडिया के अंदर एक लैंडमार्क एक्ट बना दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया वो पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बातें की। 5 जून 1972 को यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है स्टॉकहोम के अंदर और ऑल ओवर ग्लोब एक एजेंडा से सेट किया कि इंसान का और एनवायरनमेंट का एक हार्मनी बनी रहे, कंसेंसस बनी रहे, हमको ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसी 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे, पूरा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है, जो अभी गया है रिसेंटली। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की कि किस तरीके से हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इसे ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित कर दिया। और इस मीटिंग के बाद इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे अपने देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 बना दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बना दिया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1980 बना दिया। ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे एक्ट्स हम लोगों ने बना दिए, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट गाइस। साथ में सब्सिक्वेंटली एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986 को भी बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इंडिया के अंदर, आपको पता है 1972 के अंदर एक्ट बनता है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण हो गया। 1976 में इंडिया का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव और सबसे अहम बदलाव हुए थे। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंडिया के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 48A आर्टिकल को ऐड किया गया। ये आर्टिकल 48A क्या कहता है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ रखे। ठीक है, आर्टिकल 48A डीपीएसपी के अंदर ऐड कर दिया गया। फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक और सब पार्ट ऐड किया, आर्टिकल 51A सब क्लोज G। आर्टिकल 51A आपको पता है
फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक जी सब सेक्शंस ऐड किया गया जिसके अंदर सिटीजन की ड्यूटी बताई गई कि आपको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, सबको प्रोटेक्ट रखना है, सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या है, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीजों को ऐड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीजों को ऐड कर दिया। इंडिया वो पहला नेशन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट के प्रोविजंस को ऐड किया। पासिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इसने अपने एक लैंडमार्क छाप छोड़ दी जिससे वाइल्ड लाइफ की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले देखिए क्या होता था, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ था ये एक स्टेट सब्जेक्ट था। आपको पता है 7th शेड्यूल जो है हमारा, उसके अंदर 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता था, लेकिन अब इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सके। अगर यूनियन ने कोई स्टेट बना दिया तो वही, यूनियन ने कोई लॉ बना दिया तो वही सुप्रीम रहेगा, स्टेट का जो है वो उसके नीचे चला जाएगा, मतलब उसके स्टेट का जो प्रोविजन है वो कमजोर पड़ जाएगा अगर यूनियन उसके ऊपर कोई रूल्स या कोई लॉज बना दे। तो क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ था उसको स्टेट लिस्ट के हटा के कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया ताकि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी उसके ऊपर लॉज बना सके और उसकी इंपॉर्टेंस का पता लग सके। एक्ट को हर स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उन सभी ने अडॉप्ट कर लिया। देखिए पहले जम्मू कश्मीर का अलग था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का जो एक्ट है उसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद वो भी हमारे ही अधीन आने लगा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स ही उस पर लागू होंगे, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब ये लागू है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है कि कैसे मैनेज करना है वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को। इसके अंदर बहुत बार अमेंडमेंट हुआ 1982, 86, 91 और 1993 के अंदर। इसकी नीड क्यों पड़ी? एनिमल जो थे, वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स थे, वो बहुत जल्दी रैपिड डिक्लिनेशन हो रहा था, रैपिड डिक्लाइन हो रहे थे। वो एरियाज जो थे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के वो बहुत कम होते जा रहे थे। सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के अंदर भी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत तरीके से नहीं हो रहा था। तो नीड थी कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, सबको आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सके। जो वाइल्ड बर्ड्स या एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट था वो आउटडेटेड हो चुका था, जो 1935 का बना था। इस एक्ट को लाके क्या किया कि अगर कोई रूल्स को तोड़ेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, मतलब इसके अंदर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट को ऐड किया गया जो पहले के एक्ट के अंदर नहीं थी पनिशमेंट। तो ये सब नीड्स थी कि क्यों हमको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्ट की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होना शुरू हो गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्व नहीं रह रहे थे, एनिमल्स और बर्ड्स डिक्लाइन होने लगे थे, जिसकी वजह से हमको 72 वाले एक्ट की जरूरत हुई। इसके सैलिएंट फीचर क्या है? देखिए 1972 का जो एक्ट बना उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड है। 1887 से इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया। 1887 में एक्ट बना जिसमें यह लिखा गया कुछ वाइल्ड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 1912 में वाइल्ड एनिमल्स को उसके अंदर ऐड कर दिया गया। फिर 1919 में कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा एक कानून बना। और इन तीनों का मिक्सचर 1972 में है। मींस 1972 वाला बर्ड को भी प्रोटेक्ट करेगा, ये प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, ये वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, सभी को प्रोटेक्ट करेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर 6 शेड्यूल है, हमने पहले भी देखा था 6 शेड्यूल है। पहले 4 फर्स्ट से 4 शेड्यूल जो है उसके अंदर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लिखी हुई है। ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जिनको अगर आपने हंट किया, जिनको अगर नुकसान पहुंचाया तो आपको पनिश किया जाएगा। और जो 6th शेड्यूल है वो स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए है, अगर आपने कुछ प्लांट स्पीसीज को हार्म किया, नुकसान पहुंचाया तो आपको पनिश किया जाएगा। जबकि जो शेड्यूल 5th था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वर्मिन, जिन चीजों को वर्मिन घोषित करना है, मतलब जिनकी हंटिंग कर सकते हैं, ऐसे स्पीसीज को शेड्यूल 5th के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये चीजें हम देख चुके हैं जो इसके अंदर लिखा हुआ है। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाएंगे, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंस्टिट्यूट करेगा एक एक्सपर्ट कमेटी को, जो इन एक्ट्स की अमेंडमेंट को, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को जब जब जरूरत होगी इनको अमेंड करता रहेगा। एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट 1991,
1991 में जब अमेंड हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, तो उन्होंने क्या किया, पहले देखिए क्या होता था, किसी भी स्पीसीज को अगर वर्मिन घोषित करना है, वर्मिन का मतलब क्या है, दे आर फ्री टू हंट, मतलब उनका शिकार किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, वर्मिन ऐसे स्पीसीज होते हैं। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था किस स्पीसीज को वर्मिन घोषित करना है, लेकिन 1991 में अमेंडमेंट करके ये पावर, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि आपको कैसे, आपको किसी एनिमल को वर्मिन घोषित करना है तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उसे वर्मिन घोषित कर नहीं सकती। और एक स्टेट के अंदर, जैसे आपको पता होगा, मंकीज, बंदर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्मिन घोषित हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे यहाँ की वेजिटेशन को, यहाँ के लोगों को। तो ऐसा नहीं है अब हर जगह मंकी वर्मिन है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर वो वर्मिन है। और इसे किसने वर्मिन घोषित किया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि मंकीज को वर्मिन घोषित कीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये ताकत है किसी को वर्मिन घोषित करने की। ठीक है, हमने जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो खत्म किया है। आगे बहुत सारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या बहुत सारे और एक्ट्स हैं जिनको हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाने के बाद आप लोगों को समझ आना बंद हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक करवा रही हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।